हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, राइट। सो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है, जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, राइट। सो ड्यू टू इंक्रीज इन डिफरेंट स्पीशीज इन द कम्युनिटी, अलग अलग टाइप के स्पीशीज आ रहे हैं कम्युनिटी में, तो जो इंटरेक्शन है फूड के लिए, हैबिटाट के लिए एंड लाइट के लिए, ये भी उनके बीच में क्या होता है, शुरू हो जाता है। एक्सेट्रा ऑल्सो स्टार्ट्स बिटवीन देम, राइट। सो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, जिसमें से फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव या फिर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, राइट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पॉजिटिव या बेनिफिशियल इंटरेक्शन जो है, इसमें हमने तीन टाइप देखा हुआ है, राइट। कमेंसलिज्म, राइट, म्यूचुअलिज्म, देन प्रोटो कोऑपरेशन, राइट। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी नेगेटिव और डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, राइट। इसको हम पूरा आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नाउ the topic, what is negative or detrimental interaction? One or both interacting species is harmed. तो यहाँ पर या तो एक या तो दोनों ही स्पीशीज को क्या किया जाता है, हार्म्ड। पॉजिटिव में हमने देखा था वन और बोथ दी स्पीशीज आर नॉट हार्म्ड, राइट, और यहाँ पर क्या है, दे आर हार्म्ड। सो नेगेटिव इंटरेक्शन जो है वो भी तीन टाइप का होता है स्टूडेंट्स। पहला है एक्सप्लॉयटेशन, राइट। फर्स्ट टाइप क्या है, एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड टाइप क्या है, एमेंसलिज्म। एंड थर्ड टाइप क्या है, कंपटीशन। सो तीन टाइप है, मैं फिर से बता रहा हूं नेगेटिव इंटरेक्शन का, एक्सप्लॉयटेशन, एमेंसलिज्म एंड कंपटीशन, राइट। सो वन बाय वन हम एक्सप्लॉयटेशन, एमेंसलिज्म एंड कंपटीशन को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है कि किसी का इस्तेमाल करना, राइट, किसी को यूज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन। सो what is exploitation? One species harms the other by making its direct or indirect use for support, shelter and food. तो यहाँ पर क्या करने वाला है, एक जो स्पीशी है वो क्या करेगा, हार्म करेगा दूसरे को फॉर गेटिंग सपोर्ट, शेल्टर और फूड। सो एक्सप्लॉयटेशन दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज पैरासिटिज्म, सेकेंड इज प्रेडेशन, राइट। सो एक्सप्लॉयटेशन में याद रखना है, एक स्पीशी दूसरे स्पीशी को हार्म करेगा ताकि वो उससे क्या पा सके, फूड, सपोर्ट एंड शेल्टर। सो उसमें दो टाइप का एक्सप्लॉयटेशन हम देखेंगे। पहला है पैरासिटिज्म और दूसरा है प्रेडेशन। पैरासिटिज्म क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। पैरासिटिज्म में क्या है, देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहां से पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों हार्म नहीं होते हैं, दोनों स्पीशीज हार्म नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही स्पीशीज क्या होता है, हार्म होता है, राइट। सो दिस एसोसिएशन इन्वॉल्व्स individuals of two species of different size in which the smaller which is a parasite. Parasitism क्यों कहा है, because यहाँ पर हम किसके बारे में ज्यादा करके देखेंगे, parasites which are generally small is benefited and the larger the host is harmed. तो जो larger species होगा उसको क्या बोला है, host, जो कि क्या होता है, सफर करता है, it is harmed। और जो smaller species है वो क्या होता है, parasite होता है, जो कि क्या होता है, benefited। The parasite gets nourishment and shelter from the host but do not kill the host. So यहाँ पर ये याद रखना है, हार्म करता है बट उसको किल नहीं करता है। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में यही फर्क है। आई रिपीट, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन में यही फर्क है कि पैरासिटिज्म में उसको जो होस्ट है, उसको जो पैरासाइट है वो कंप्लीटली किल नहीं करेगा, राइट। वेर इन केस ऑफ प्रेडिशन में क्या होता है, जो प्रेडिक्टर होता है वो क्या करता है, प्री को किल कर देता है इन ऑर्डर टू गेट व्हाट इट डिजायर, फूड हो, शेल्टर हो, राइट। सो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट। तो ज्यादा करके जो पैरासाइट्स होते हैं दे हार्म द होस्ट। They may reduce the survival, growth and reproduction of the host and reduce its population density, right। तो यहाँ पर किल नहीं कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं इसको फिजिकली वीक बना रहे हैं, राइट, रिप्रोडक्टिवली वीक बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि
जो होस्ट है उसका जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, राइट। उसको वो डायरेक्ट नहीं मार रहे हैं, उसको इनडायरेक्टली उसका पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सो इसको याद रखना है आप लोगों को कि जो पैरासाइट्स है वो किस तरीके से होस्ट को हार्म कर रहे हैं। दे आर रिड्यूसिंग द सर्वाइवल, द ग्रोथ, द रिप्रोडक्शन। अब ये तीनों चीज जब नहीं हो पाएगा, इसमें कमी आ जाएगी, तो आप सभी को पता है कि जो पॉपुलेशन होगा होस्ट का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. So यहाँ पर क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स की जब ये होस्ट वीक हो जाएगा, दे माइट रेंडर दी होस्ट मोर वर्नेबल टू प्रेडिशंस। मतलब जब ये होस्ट जो है इसको वीक बना देंगे तो वो क्या हो सकता है, वो किसी और का शिकार काफी आसानी से हो सकता है, राइट, बिकॉज वो फिजिकली वीक हो चुका है। तो यहाँ पर होस्ट जो है वो वीक भी हो रहा है, और फिर वीक होने के बाद क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इट इज मोर वर्नेबल टू दी प्रेडिटर्स, राइट, बिकॉज वो वीक हो चुका है। और यहाँ पर प्रेडेशंस कौन हो सकता है, कोई डिजीज उसको आकर मार दे, राइट, मतलब कोई माइक्रोब्स उसके अंदर आ जाए और फिर वो उस माइक्रोब के अगेंस्ट जो है वो सरवाइव ना कर सके और उसकी डेथ हो जाए होस्ट की, राइट। सो इस तरीके से आप इसको समझें। आगे बढ़ते हैं पैरासिटिज्म में। मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक, राइट। सो जैसे जैसे होस्ट में एवोल्यूशन हो रहा है, कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो जो पैरासाइट्स है वो भी अपने अंदर उनके हिसाब से ही क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, और ये जनरली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। दे कैन पैरासिटाइज ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट, राइट। जो जो होस्ट स्पेसिफिक है उसका मतलब क्या होता है कि जो एक सिंगल होस्ट है उसके लिए एक सिंगल क्या है, पैरासाइट है। एक पैरासाइट एक सिंगल होस्ट पर ही क्या हो सकता है, अटैक कर कर उसको हार्म कर सकता है। इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड द पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व। जैसे मैंने बताया कि अगर एक होस्ट जो है वो इवॉल्व कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो जो पैरासाइट है वो भी अपने अंदर अकॉर्डिंग टू द होस्ट क्या करेगा, चेंजेस लाएगा, राइट। दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व्स स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट। यहाँ पर बताया कि अगर होस्ट के अंदर ऐसे कुछ इवोल्यूशन हुए, ऐसे कुछ चेंजेस हुए जिसके हिसाब से वो क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट करता है पैरासाइट्स को, तो क्या होगा, पैरासाइट भी क्या करेगा, द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटर एक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम। तो अब पैरासाइट क्या करेगा, ऐसे कुछ मैकेनिज्म डेवलप करेगा जिस वजह से वो जो रिजेक्शन है वो ना हो, जो रेजिस्टिविटी है होस्ट की वो ना हो, राइट। यहाँ पर क्या बताया कि होस्ट अपने अंदर ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करेगा जिससे उसके अंदर पैरासाइट ना जा पाए। इन उसके काउंटर अटैक में जो पैरासाइट है वो क्या करेगा, वो ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करेगा कि होस्ट के अंदर वो आसानी से चले जाए। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं, राइट। सो काउंटर एक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम in order to be successfully with the same host species. In accordance with their lifestyle, parasite evolved special adaptations. कौन से special adaptations हो सकते हैं, such as loss of unnecessary sense organ. पहला adaptation क्या हो सकता है, loss of unnecessary sense organs, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स। एडेसिव ऑर्गन्स मतलब जो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आसानी से उसको होस्ट के ऊपर चिपका देंगे, राइट। और सकर्स टू क्लिंज ऑन द होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, राइट। वेरी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ताकि वो क्या कर सके, उस एडवर्स कंडीशन में भी मल्टीप्लिकेशन जारी रखें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, राइट। So, पहले है ectoparasites. Ectoparasites are the ones who live on the body of the host, right? Ecto means they are on the body of the host. Ectoparasites are of two types, ectozooparasites and ectophytoparasites. Zoo और phyto से पता चल रहा है, zoo is related to animals, phyto is related to plants. Leech on cattle, ticks on dogs, कोपेपॉड्स ऑन मरीन फिश एंड लाइस ऑन ह्यूमंस। तो ये जो है लीच, टिक्स, कोपेपॉड्स एंड लाइस, ये सब क्या है, दे आर एक्टोजू पैरासाइट्स, बिकॉज ये आप देख पा रहे हो ये सब एनिमल्स पर है, कैटल,
डॉग्स, मरीन फिश, ह्यूमंस, राइट। तो ये पैरासाइट जनरली किस पर होंगे? ऑन द ह्यूमन। क्या ये अंदर होंगे? नहीं, दे विल बी ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। अब एक्टोफाइटो पैरासाइट्स क्या होते हैं? एफिड्स, लैक इंसेक्ट्स, रेड कॉटन बग विच लिव ऑन प्लांट्स। तो ये सब जो तीन एग्जांपल है एफिड्स के, लैक इंसेक्ट्स के, रेड कॉटन बग के, ये सब कहां रहते हैं? ऑन द प्लांट्स। तो ये क्या है? एक्टोफाइटो पैरासाइट्स। अब नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब लिव ऑन दी बॉडी ऑफ द होस्ट। दो टाइप है, एक्टोजू पैरासाइट, एक्टोफाइटो पैरासाइट्स। सेकंड अभी हम टाइप देख रहे हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? दे लिव इन दी बॉडी ऑफ द होस्ट, वो इनसाइड होते हैं, राइट, दे आर प्रेजेंट इंटरनली इन द होस्ट। एग्जाम्पल क्या आएगा? टेपवर्म, टीनिया, एस्केरिस, एंटामीबा, ऑल दीज लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ द मैन। ई कोलाई ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, राइट, जहां पर ई कोलाई जो है वो कहां होता है? अपने इंटेस्टाइन में। प्लाज्मोडियम लिव्स इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन, राइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, आपने सुना है ये नाम, मलेरियल पैरासाइट। सो इतना आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको समझो। The life cycle of parasite are often complex, involving one or two intermediate host or vectors. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मॉस्किटो भी एक रोल प्ले करता है और ह्यूमंस भी एक रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर दो क्या है? होस्ट है या दो वेक्टर्स हैं in order to complete the life cycle of Plasmodium vivax. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ह्यूमन लिवर फ्लूक, a trematode depends on two intermediate hosts, that is snail and fish, to complete its life cycle. दो एग्जाम्पल आपने देख लिया है, राइट, पहला जो मैंने बताया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, और यहाँ पर एक और है लिवर फ्लूक, दैट इज ट्रेमेटोड। तो यहाँ पर आपको पैरासाइट का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट। और थोड़ा आगे हम इन डेप्थ चलते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट में। हाइपर पैरासिटिज्म, अ पैरासाइट लिविंग ऑन अनदर पैरासाइट। हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है? एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट पर जिएगा, राइट, उसके बॉडी पर होगा, राइट, या उसके अंदर भी हो सकता है, राइट, दोनों केस हो सकते हैं। बैक्टीरियोफाज ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज इज वायरस जो कि बैक्टीरिया की क्या रहता है? इन द सेल रहता है, उसके अंदर रहता है वो। So next is brood parasitism. Parasitism in which the parasitic bird, cuckoo, lays its egg in the nest of its host, that is crow, and lets the host incubate them. This relation is known as brood parasitism. Right. So यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो पैरासिटिक बर्ड है वो किसका इस्तेमाल कर रहा है? नेस्ट ऑफ द क्रो, जो कि उसका होस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इंक्यूबेशन है वो भी कौन करेगा? क्रो ही करेगा, राइट, क्योंकि उसको पता नहीं है कि किसका एग है। तो यहाँ पर एक को बेनिफिट हो रहा है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट इज हॉलो पैरासाइट, पैरासाइट विच आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, राइट। सो यहाँ पर एग्जांपल क्या है? रेफिलिसिया विच इज अ टोटल रूट पैरासाइट, एंड कैस्कटा विच इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट, राइट। उसके बाद होलो के बाद आएगा हेमी पैरासाइट, जो कि क्या है? पार्शियली डिपेंडेंट है ऑन दी होस्ट, होस्ट के ऊपर क्या है? पार्शियली डिपेंडेंट है। होलो एंड हेमी, होलो मींस क्या होगा? जो पैरासाइट है वो टोटली डिपेंडेंट है होस्ट पर फॉर द रिक्वायरमेंट, राइट, और हेमी में क्या आएगा? पार्शियली डिपेंडेंट है ऑन दी होस्ट फॉर दी रिक्वायरमेंट्स। Viscum is dependent on oak and Loranthus on mango. Both are what? Partial stem parasite. तो ये दोनों जो हैं Viscum and Loranthus, they are dependent on oak and mango respectively. Right. So ये कुछ extra type के parasite हैं: hyper parasitism, brood parasitism, holo parasitism and hemi parasite या hemi parasitism. So students, हमने parasites के बारे में discuss किया अभी, right, which is the example of exploitation.
नेक्स्ट है प्रेडिशन। प्रेडिशन से आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा कि प्रेडिशन इज नथिंग बट हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रेडेटर्स, राइट, शिकार करने वाले। सो दे आर व्हाट, अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स which catches and kills other species for food। देखो मैंने अभी कुछ स्लाइड्स पहले ही बताया था कि जो प्रेडिशंस हैं या फिर प्रेडिटर्स हैं और जो पैरासाइट्स हैं इनमें फर्क क्या है। पैरासाइट जो है वो हार्म करते हैं बट दे डू नॉट किल देम फॉर द फूड, और जो प्रेडेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेट द फूड। When we think of predator and prey, most probably it is the tiger, right? Tiger is what, a predator, and the deer which is a prey that is readily come to our mind। ये चीज हमारे दिमाग में जब भी हम लोग predator और prey की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में किसकी बात आती है, tiger and deer की। But a sparrow eating any seed is no less a predator। तो sparrow जो है, जो कि एक सीड खाता है, वो भी किसी predator से कम नहीं है। इसको भी आपको समझना है कि जो स्पैरो है जो कि एक सीड को खा रहा है, वो भी जो स्पैरो है वो एक प्रेडेटर से कम नहीं है। Predators acting as conduits for energy transfer across trophic level also play other important role। They keep pre-population under the control। So यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बताया हुआ है कि जो प्रेडेटर्स उनका भी रोल बहुत जरूरी है, राइट। अगर प्रेडेटर्स ने प्रे को नहीं खाया तो इससे क्या होगा कि जो प्रे है उसका पॉपुलेशन तो क्या है, बढ़ते जाएगा, राइट। सो आपको दिखाई देगा कि जो एक प्रे है उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसका जो है डोमिनेंस बढ़ता जाएगा, वो डोमिनेंट होते जाएगा सारे अलग अलग स्पीशीज पर। तो ये बहुत जरूरी है कि जो प्रेडेटर्स हैं वो क्या करें, चुन चुन कर प्रेस को खाएं ताकि जो पॉपुलेशन है वो एक कंट्रोल मैनर में रहे, राइट। सो सपोज एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग का, ठीक है। अब फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट्स को नहीं खाएगा, राइट। सो इससे क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स है उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा, और जब फ्रॉग नहीं खा रहा है दैट मींस फ्रॉग को फूड नहीं मिल रहा है। तो जब फ्रॉग को फूड नहीं मिलेगा तो उसका जो पॉपुलेशन है वो कम होते जाएगा। तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर यही बात बताई है, इन एब्सेंस ऑफ प्रेडिटर्स प्री स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। जैसे मैंने बताया कि जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा उसके अंदर, बिकॉज एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशी है, उसका पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो गया है, और एक पॉपुलेशन है उसका स्पीशी है उसका पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया है। सो आगे बढ़ते हैं। When certain exotic species are introduced into a geographical area, right, they become invasive, right। वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators, right। so अगर कोई एक exotic species आ रहा है कहीं पर भी, कोई एक given geographical area में, right, so वो बहुत तेजी से फैलना स्टार्ट होते हैं, और क्या करते हैं, बहुत तेजी से फैलते हैं, बिकॉज उसका रीजन क्या होता है, वहां पर उनके लिए कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं प्रेजेंट है, बिकॉज वो क्या है, एक्सोटिक स्पीशीज थे। द प्रिकली पिग कैक्टस introduced into Australia in the early 1920s caused havoc, very large destruction. Havoc is what? Large destruction by spreading rapidly into millions of hectares of range land, that is grassland। ठीक है, सो यहाँ पर exotic species का एक एग्जाम्पल दिया है, prickly pick cactus, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुआ था इन दी 1920s, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था बिकॉज वो बहुत तेजी से फैल रहा था इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ द ग्रासलैंड। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस, इन्वेसिव इज व्हाट, स्प्रेडिंग cactus was brought under control only after a cactus feeding predator। तो अब इसको कंट्रोल में कैसे किया गया, जब उसके लिए जो एक डिजायर प्रेडेटर था वो आया, और वो क्या था, अ मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री। तो इस पे कंट्रोल पा लिया गया, किस पर, प्रिकली पिक कैक्टस पर, जब उसको किससे एक्सपोज किया गया, टू इट्स नेचुरल प्रेडेटर।
तो आप समझ रहे हो कि कैसे बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपने देखा प्रिकली पिग कैक्टस जो है उसके लिए कोई प्रेडेटर था नहीं, तो वो जल्दी जल्दी रैपिडली स्प्रेड होते गया, उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया इनटू द ग्रासलैंड। बट जब उसके लिए प्रेडेटर, नेचुरल प्रेडेटर आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया कि उसका जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो गया, राइट। सो प्रेडेशन में यही फर्क आपको दिखाई दे रहा है। Predators also help in maintaining species diversity in a community, right? So यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो भी क्रिएट करने में कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्री स्पीशीज, राइट। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कैसे ये कर रहे हैं काम, दे विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द कंपीटिंग प्री स्पीशीज, राइट। जो भी कंपटीशन है प्री स्पीशीज के बीच में उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, फिर से मैंने सेम चीज बताया कि पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल कर कर रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो जो कंपटीशन है उसका जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगा, कम होगा। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इन दी रॉकी इंटरआइडल कम्युनिटीज, इसको आप बोल सकते हो लिटार जोन, राइट। लिटार जोन आपने पढ़ा है, तो इंटर आइडल जो कम्युनिटी, दैट इज लिटार जोन नियर दी सी शोर, राइट, ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, द स्टारफिश पिजास्टर, कीस्टोन स्पीशीज का ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स। पिजास्टर इज एन एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज, इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर. In a field experiment, when all the starfish were removed from the enclosed interidal area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition, right? So अब यहाँ पर बताया है डिजास्टर जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर, राइट। तो क्या किया गया है कि जब सारे स्टारफिश को रिमूव किया गया, राइट, फ्रॉम द इंटरआइडल एरिया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो अदर 10 स्पीशीज थे इन्वर्टिब्रेट्स के वो भी क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए, बिकॉज दे वर अनेबल टू गेट द फूड, राइट। सो इसको भी आपको समझना है। इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट, अगर प्रेडेटर जो वो काफी ज्यादा शिकार करने में तेज है, एंड इट ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, then the prey might become extinct. अगर प्रेडेटर बहुत ज्यादा तेज है, जैसे मैंने बताया जल्दी जल्दी शिकार कर रहा है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर एक टाइम आ सकता है जब सारे जो प्री, उसके जितने भी प्री हैं, स्पेसिफिक जो उसके प्री हैं, सब एक टाइम पर खत्म हो जाएंगे, फिर प्रेडेटर्स के लिए कुछ बचेगा नहीं खाना, राइट, और फिर उनकी डेथ हो जाएगी। सो यहाँ पर यही बताया हुआ है, if a predator is too efficient and over exploits its prey, then the prey might become extinct, and following it the predator will also become extinct due to lack of food, because उसके जितने भी prey थे सबको वो खा चुका है, prey extinct हो चुके हैं, अब predator परेशान है, राइट, उसको food नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। This is the reason why predator in nature are prudent, that is clever. Clever है because वो कंट्रोल कर कर रख रहे हैं अपने प्रेस को, ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म ही कर दे रहे हैं, राइट, या पूरा बढ़ने ही दे रहे हैं प्रे को, वो क्या करके रख रहे हैं, कंट्रोल में रख रहे हैं अपने शिकार को, राइट। तो इसीलिए प्रेडेटर्स को क्या कहा जाता है, प्रूडेंट और क्लेवर। सो स्टूडेंट्स इतना समझ में आ रहा है आपको, दिस इज प्रेडिशन। सो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं प्रेडिशन में ही। So now pre-species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. तो प्रीज ने अपने अंदर भी कुछ ऐसे बदलाव कर कर रखे हुए हैं जिससे वो बच सके किससे, प्रेडेटर्स से। क्या बदलाव है देखते हैं, एग्जांपल्स। Some species of insects and frog are cryptically colored, that is camouflaged, to avoid being detected easily by the predators, right? So यहाँ पर आपको camouflage दिखाई देगा in some butterfly, frogs, right? Some are poisonous, कुछ जो प्री हैं they have become poisonous and therefore avoided by predators. So जाहिर सी बात है predators जो हैं उनको हाथ नहीं लगाएंगे, right? The monarch butterfly is highly distasteful to its predator. मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही गंदा टेस्ट का होता है
to its predator bird because of a special chemical present in its body. Because ये जो टेस्ट है, ये खराब टेस्ट क्यों आता है? बिकॉज उसके अंदर एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट है उसके बॉडी में. अब ये कहां से आता है केमिकल? दिस बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड. तो ये जो बॉडी का उसके बैड टेस्ट है वो कहां से आता है? जब वो अपने डेवलपिंग स्टेज में होता है तब वो किसी पॉइजनस वीड को फीड करता है, खाता है, उस वजह से उसका जो टेस्ट है काफी खराब होता है. जब कौन खाएगा? उसका बटरफ्लाई का प्रेडेटर, दैट इज बर्ड. फॉर प्लांट्स herbivores are the predators. आपको पता ही है, राइट? Nearly 25% of all insects are known to be phytophagous. What is phytophagous? They feed on plant sap and other parts of plants. So insects, they are what? Herbivores. The problem is particularly severe for plants. ज्यादा तो दिक्कत plants को ये, right? Because unlike animals, they cannot run anywhere. They cannot run away from the predators. Plants therefore has evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against herbivores. तो यहाँ पर herbivores के against भी आप देख रहे हो कि ये जो प्लांट है वो एक प्रे है herbivores के लिए. herbivores अगर predator है तो प्लांट उसके लिए प्रे है. तो अब यहाँ पर जो प्लांट एज अ प्रे, इसने भी अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस की अरेंजमेंट कर रखी हुई है ताकि वो कुछ टाइम के लिए उससे बच सके. एग्जांपल्स, थॉर्न्स आपको दिखाई देंगे इन केस ऑफ अकेसिया एंड कैक्टस, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पार्ट, मॉर्फोलॉजी आप सभी ने पढ़ा है. तो वहां पे थॉर्न्स होते हैं, राइट, जो चुभेंगे, और जब चुभेंगे तो जाहिर सी बात है प्रेडेटर्स उनसे दूर रहेंगे. आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस. Many plant produce and store chemicals that make the herbivorous sick, को बीमार कर देगा. When they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupts its reproduction or even kill it. So कुछ plants ने ऐसे कुछ chemical store कर रखे हैं जिस वजह से जो herbivorous है या वो बीमार हो जाएगा, प्रॉब्लम डाइजेशन का हो जाएगा, रिप्रोडक्शन में तकलीफ होगी, और कहीं पर केस में डेथ भी हो सकती है. The weed Calotropis produce highly poisonous cardiac glycosides, and that is why you never see any cattle or goat browsing on these Calotropis or weed plants. देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि केमिकल जो है Calotropis इस तरीके से उसके अंदर पॉइजनस केमिकल है कि वो क्या कर सकता है, एक गोट को या कैटल को खत्म कर सकता है, राइट? बिकॉज उसके अंदर बहुत ही पॉइजनस एक केमिकल है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. नेक्स्ट है एमेंसेलिज्म, राइट? वी हैव डिस्कस एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें हमने देखा पैरासाइट्स एंड प्रेडेशंस, राइट? अभी हम देख रहे हैं एमेंसेलिज्म. यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक जो है उसको कुछ फायदा नहीं है और एक तो हार्म, एक दूसरे को हार्म है, राइट? एक स्पीशीज जो है उसको हार्म है, दूसरे स्पीशीज को कोई फायदा नहीं है. इन दिस इंटरेक्शन one species is inhibited by toxic secretion of other species. Example is what? Black walnut, right? Juglans nigra, which secretes juglone, a substance that destroy many herbaceous plants within its root zone. अंदर से उसको पूरा रूट टू रूट, स्टेम टू स्टेम पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक वॉलनट, राइट? So students, एमेंसेलिज्म में इतना ही याद रखना है, जस्ट एग्जांपल एंड व्हाट इज एमेंसेलिज्म, राइट? सो एक बार मैं फिर से वो स्लाइड दिखा दे रहा हूं आपको एमेंसेलिज्म की. इट इज इंटरेक्शन ऑफ वन स्पीशीज जो कि इनहिबिट करता है बाय टॉक्सिक सिक्रीशन ऑफ अदर स्पीशीज. नाउ थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, व्हाट इज कंपटीशन? यहाँ पर कंपटीशन की बात हम अब स्टार्ट करने वाले हैं. So what is competition? Process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of the another species. So ये बता रहे हैं कि जो एक species है उसका fitness जो है वो कम हो जाएगा, right? In the presence of the another species. That means यहाँ पर एक dominant आपको दिखाई देगा. और competition में
आपको दिखाई दे रहा है दोनों ही बेनिफिटेड नहीं है। It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for the same source that are limiting. So ये कहा जाता है कि competition generally होता है दो close related species के बीच में, right? For the same source, जो कि काफी limited amount में है, but which is not entirely true. अब ये entirely true नहीं है, इसका रीजन क्या है? Firstly, टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो कंप्लीट। तो यहाँ पर बताया गया था कि जब जो कंपटीशन है वो जनरली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होता है, बट ऐसा नहीं है, जो कंपटीशन है वो अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है फॉर द सेम सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन सम shallow South American lake, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. तो यहाँ पर ये बता दी गई है बात कि अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है फॉर द सेम रिसोर्स, सेम सोर्स और सेम अमाउंट ऑफ सेम टाइप ऑफ फूड। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है फ्लेमिंगोस, राइट? फ्लेमिंगोस और रेसिडेंट फिशेस, वहां के फिशेस जो कि किसके ऊपर फीड करने की कोशिश करते हैं, ऑन दी ज़ूप्लैंक्टन्स, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड रीजन क्या है? रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अगर। जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी कंपटीशन हो, राइट? in interference competition, it is a type of competition which is also called indirect competition. The feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of the other species. So यहाँ पर बताया गया है कि हर बार जो कंपटीशन है वो लिमिटिंग रिसोर्स को लेकर ही नहीं होगा। कभी कभी कंपटीशन किस पर होता है? फीडिंग इफिशिएंसी पर होता है, राइट? जो कि फीडिंग एफिशिएंसी पर होता है। और यहाँ पर ऐसे बताया हुआ है कि एक स्पीशीज जो है, मान लो वो आ जाता है, तो जो दूसरा स्पीशीज है उसकी फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज जो स्पीशीज आया है वो वहां पर क्या कर रहा है? इंटरफियर कर रहा है। इवन इफ रिसोर्सेज दैट इज फूड एंड स्पेस आर अबंडेंट। तो यहाँ पर एफिशिएंसी, फीडिंग एफिशिएंसी का भी रोल बताया गया है। Therefore, competition is best defined as a process. It is a process in which the fitness of one species, which is measured in terms of its R, the intrinsic rate of increase, is significantly lower in the presence of another species. So जैसे बताया था कि जो फिटनेस होगा एक स्पीशीज का वो क्या होगा? कम होगा in the presence of the another species, right? फिटनेस, फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, right? It is relatively easy to demonstrate in a laboratory experiment, as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited, that the competitively superior species will eventually eliminate the other species. जाहिर सी बात है, जब रिसोर्स की बात करें, अगर रिसोर्स कम है तो जो सुपीरियर है वही सारा जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करेगा, और जो इंफीरियर्स हैं उनको क्या करेगा? साइडलाइन कर देगा और एलिमिनेट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। The Abingdon tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to greater browsing efficiency of the goats. वो जल्दी जल्दी खा रहे थे, राइट? उनकी फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी, राइट? सो यहाँ पर यही बताई हुई ये बात की जो Abingdon tortoise हैं, they were present on the Galapagos Island which became extinct within a decade because वहां पर किसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था? टू द गोट। तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी थी, राइट? सो यहाँ पर सुपीरियर वाला गोट हो गया, इंफीरियर वाला क्या हो गया? एबिंगडॉन टॉर्टॉइस, राइट? सो इसको एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नेल्स एलिगेंड field experiments showed that on a rocky sea coast of Scotland, the largely and competitively superior Barnacle balanus dominates the intertidal area,
राइट। लिटोरल, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, लिटोरल जो जोन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर आइडल एरिया। लिटोरल जोन को ही क्या कहा जाता है, इंटर आइडल एरिया नियर दी सी शोर, राइट। एंड दे एक्सक्लूडेड दी स्मॉलर बर्नाकल्स चैथामेलस फ्रॉम दैट जोन। तो यहाँ पर जो सुपीरियर वाला था बर्नाकल, उसने क्या किया, जो स्मॉलर बर्नाकल है उसको साइडलाइन कर दिया। बर्नाकल्स आपने बाइंदर क्रीक में भी देखा होगा, वो जो पिलर होते हैं उसके साइड साइड में बर्नाकल्स लगे हुए होते हैं, राइट। मैं भी एक फोटो दिखाऊंगा बर्नाकल्स की, राइट। सो कुछ इस तरीके से आपको बर्नाकल्स दिखाई देंगे। ये जो है ये है बेलानस, इट इज अ सुपीरियर बर्नाकल बेलानस, ये फोटो उसी की है। नेक्स्ट इज गॉस। गॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको नाम दिया था उसने गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। स्टेट्स, अब वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको लेकर उसने एक प्रिंसिपल रेडी किया था। स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट, वो साथ में रह ही नहीं सकते इफ दे आर कंपीटिंग फॉर द सेम टाइप ऑफ रिसोर्स फॉर लॉन्ग पीरियड, ज्यादा टाइम तक वो साथ में नहीं रह सकते। एंड द competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if resources are limiting but not otherwise. अगर रिसोर्स लिमिटेड है तभी इस चीज की हम बात करेंगे कि जो दो स्पीशीज है जो आपस में compete कर रहे हैं सेम सोर्स के लिए, वो ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रह सकते। ये बात हम कब कहेंगे, जब जब क्या है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, राइट। तो उसमें जो सुपीरियर होगा वो खा लेगा सब, और जो इंफीरियर है वो होगा वो उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा। More recent studies do not support such gross generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, गलत है, कुछ साइंटिस्ट सही मार रहे, कुछ साइंटिस्ट गलत मार रहे। बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। बट ये बात किसी ने मना नहीं की है कि जो नेचर है वहां पर आपको इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन दिखाई देगा। द पॉइंट आउट दैट, क्या पॉइंट आउट किया जा रहा है, दैट स्पीशीज फेसिंग competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion. So कुछ स्पीशीज जो है जो कंपटीशन में है, राइट, और जो कंपटीशन में एलिमिनेट हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ अपने अंदर ऐसे कुछ इवोल्यूशंस, कुछ ऐसे बदलाव लेकर आएंगे कि वो कंपटीशन में बने रहें, ना कि बाहर आ जाएं। One such mechanism is resources partitioning. Resources partitioning. If two species compete for the same resource, they could avoid competition. Competition को avoid किया जा सकता है by what? By choosing different times of feeding or different foraging patterns, right? So यहाँ पर बताई गई ये बात स्टूडेंट्स कि हम कंपटीशन को खत्म या फिर खत्म भी कर सकते हैं, राइट। कैसे? जो फीडिंग टाइम है उसको बदल दिया जाए, राइट। फीडिंग टाइम क्या किया जाए, एकदम से ही क्या किया जाए, बदल दिया जाए। इसी को क्या कहा जाता है, रिसोर्स पार्शनिंग, राइट। रिसोर्स जो है इसको क्या किया, सेपरेट फीड करने को टाइम जो है उसको ले लिया। मैकार्थर ने क्या बताया, शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स क्या होता है, सिंगिंग बर्ड्स, राइट, जो गाना गाते हैं, लिविंग ऑन द सेम ट्री were able to avoid competition and coexisted due to behavioral changes in their foraging activities. Feeding activity क्या थी, अलग अलग थी, right, due to behavioral difference in their foraging activities, right, कुछ changes थे उनके behaviors में, right. So यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, और किसने दिया था एग्जाम्पल, मैकार्थर ने। किसका एग्जाम्पल है, वार्बलर्स का। वार्बलर्स, राइट, इट इज अ सिंगिंग बर्ड। Another evidence for the occurrence of competition. Competition है, ये बात नहीं छुपी है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, मैंने पहले बताया, ये बात छुपी नहीं है, राइट। Competition in nature comes from that what is called competitive release. एक और टर्म है यहाँ पर, competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of the competitively superior species, which is found to be expand its distributionally range, जिसका जो population है वो बहुत ज्यादा है as compared
बहुत ज्यादा एरियाज में है एज कंपेयर टू दी स्पीशीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में है. When the competing species, the superior species is experimentally removed, right? So यहाँ पर बताया हुआ है कि जो स्पीशीज है जिसका जो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक ज्योग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशी, राइट. अगर ये कॉम्पिटिटिव स्पीशीज, सुपीरियर स्पीशीज को निकाल दिया जाए तो क्या हो सकता है, वो जो स्पीसी है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है वो भी क्या हो सकता है, फैलने लगेगा और वो शायद आगे जाकर सुपीरियर भी बन जाए. नोट करना एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की तरफ बढ़ती है बात. ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे. सो दिस वाज अबाउट द कंपटीशन. एग्जांपल्स जनरली इसमें देखो, एग्जांपल्स याद रखना है और कुछ एविडेंसेस जो बताए हैं उसको याद रखना है. जो गॉस का एक प्रिंसिपल था उसको याद रखना है और इसके अलावा और कुछ थ्योरेटिकली इसमें याद नहीं रखना है. एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कुछ टर्म्स है उसको हम देख लेते हैं. इकोटीन, ecotone is what? The transitional zone in between two communities. It is a transitional zone between two communities is what is nothing but the ecotone या फिर tension zone. It has greater number of species. वहां पर जो है इकोटीन वाला जो जोन है या जो ट्रांजिशन जोन है वहां पर जो स्पीशीज होंगे वो ज्यादा होंगे, राइट. एंड डेंसिटी, or it is a transition zone between, एक और definition है, it is a transition zone between two communities where one type of community is modifying into another type of community. Edge effect, ये दोनों में भी एग्जांपल में एक फोटो दिखाऊंगा जिससे आपको एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे. Species which occur most abundantly and spend their time in ecotene, right. ऐसे स्पीसीज जो ज्यादा हैं और ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इन दी इकोटीन या फिर ट्रांजिशन जोन, दे आर कॉल्ड एज स्पीशीज. The tendency to increase variety and density of, say, some organism. The tendency to increase variety and density of some organism at the community border is known as edge effect. Habitat क्या होता है? You all know, physical area covered by an organism. Physical area covered by an organism, जहां वो रहता है. तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है edge effect. ये हो गया अपना edge effect. ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, राइट. दोनों जोन के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इकोटोन या फिर ट्रांजिशनल जोन. यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग टाइप के क्या दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स? स्पीशीज के. यहाँ पर आप देखोगे एक ही टाइप का है, यहाँ पर भी देखोगे एक ही टाइप का है, बट ये वाले एरिया में देखो, इकोटीन वाले एरिया में देखो, यहाँ पर आपको एक, दो, तीन टाइप के दिखाई दे रहे हैं. तो जाहिर सी बात है ज्यादा है. इसी को क्या बोलेंगे? एज इफेक्ट. यहाँ पर देखो ये एज पर प्रेजेंट है, दो कम्युनिटी के एज पर प्रेजेंट है, राइट. सो इसी को कहा जाएगा इकोटीन एंड एज इफेक्ट. बायोटिक पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहा जाता है और इसको पोटेंशियल एबिलिटी भी कहा जाएगा. क्या कहता है, राइट. द टर्म बायोटिक पोटेंशियल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय चैपमैन अंडर मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. क्या कहा गया है? अंडर मोस्ट favorable environmental conditions, the maximum reproductive capacity of an species is known as biotic potential. तो ज्यादा जो रिप्रोडक्शन में सक्षम होगा, कैपेबल होगा, उसी को क्या जाता है? बायोटिक पोटेंशियल. बायोटिक इज व्हाट? लिविंग. तो लिविंग क्रिएट करने वाला, बनाने वाला, जिसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल होगा उसी को क्या कहा जाएगा? बायोटिक पोटेंशियल. रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, पोटेंशियल एबिलिटी. वाइटलिटी, capacity of normal growth and reproduction for survival of a species. What is vitality? The capacity of normal growth and reproduction for survival of a species. It depends upon what? Weight of plant, stem height, root length, leaf number, etc. Right. So इसको आप लोगों को याद रखना है. एक बार मैं फिर से वो स्लाइड दिखा दे रहा हूँ. So it is the normal growth and reproduction for survival of the species. Ecological niche. Next is what? Ecological niche. So niche क्या होता है देख लेते हैं, right? Niche भी बोलेंगे, ecological niche भी बोलेंगे इसको. So the word is given by Grinnell. It is a functional role of any species, right? It is the functional role. Niche और habitat में फर्क क्या है? Habitat is
फिजिकल एरिया कवर्ड बाय इट। नीश क्या होता है? फिजिकल एरिया तो कवर करेगा बट वहां पर उसका रोल क्या है, व्हाट इज इट्स फंक्शनल रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्पीशी, राइट। तो इसको बोलेंगे नीश। नीश में और हैबिटेट में डिफरेंस है। फंक्शनल रोल ऑफ एनी स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम और कम्युनिटी। इन अदर वर्ड्स इट इज एन ऑक्यूपेशनल एड्रेस और प्रोफेशन। क्या काम है इसका? हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, राइट। क्या है प्रोफेशन ऑफ अ स्पीशीज? इट मींस it is a functional position or status in an ecosystem. Microclimate and microhabitat. Subdivision of habitat is called microhabitat. It is an immediate climate or a real climate of an organism which is different from the average climate of region. तो ये real climate है, right? It is a subdivision of what? The habitat. Micro समझ में आ रहा है कि micro is what? The subdivision of the habitat, right? And it is an immediate climate, right? Which is a real climate, right? Just in case of the microclimate. So this is what is for today's lecture, students. And examples discuss कर लेते हैं of microclimate and microhabit. Forest floor, burrow, surface of desert, right? So ये आपको दिखाई दे रहा है माइक्रो क्लाइमेट, राइट। फॉरेस्ट फ्लोर हो गया, बरो हो गया, सरफेस ऑफ डेजर्ट। सो यस, यहाँ पर एक हमने लेक्चर का इंक्लूड कर दिया स्टूडेंट्स। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरैक्शन, इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन। इसको आपको इसमें ज्यादा करके आप स्टूडेंट्स इसमें आपको ये समझना है व्हाट इज पैरासिटिज्म, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, व्हाट इज कम्युनलिज्म, व्हाट इज एमिनलिज्म। ये सभी आपको ज्यादा याद रखना है कि ये होता क्या है, बस उसके डेफिनेशंस को आपको याद रखना है। इसके अलावा एग्जांपल्स, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये दो चीज अगर आपको याद है तो आप ये टॉपिक इजीली टैकल कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।